गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के पार्ट 3 में राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित लहसा की ओर नामक पाठ के चौथे प्रश्नों से उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के पार्टों में हमने इसके पहले के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित लहसा की ओर के चौथे प्रश्न को। देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है, लेखक ने सेकर बिहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। देखिए, आपने पाठ में पढ़ा है कि लेखक पहले सुमति को यजमानों के पास जाने से रोक रहा था, लेकिन वह दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं करता, ये आपको बताना है। तो आप पहले देख लीजिए कि वह रोकता क्यों था। देखिए, सुमति रास्ते के आसपास के गांव में गंडे बांटते हुए घूमता था, जिसमें कई दिन लगा देते थे। इसमें लेखक ने उन्हें केवल पड़ाव के गांव में गंडे बांटने और यजमानों के पास न जाने के लिए कहा, क्योंकि समय यात्रा में लेखक को ज़्यादा लग रहा था। इसीलिए लेखक ने सुमत से कहा कि आप केवल रास्ते के आसपास के गांव में ही जाएं, दूर यजमानों के पास न जाएं, क्योंकि इससे हमारा अधिक से अधिक समय बर्बाद हो रहा था। ठीक ना। लेकिन जब वहीं लेखक सेकर बिहार के एक मंदिर में पहुंचता है और उसे 103 भारी भरकम हस्तलिखित पुस्तकें मिल जाती हैं, तब लेखक वह उन पुस्तकों का अवलोकन करना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारे पास समय हो। उसे समय की उस समय आवश्यकता थी। इसीलिए लेखक ने सुमति को दोबारा यजमानों के यहाँ जाने से नहीं रोका था। ठीक है ना। तो पहली बार क्यों रोका? पहली बार इसलिए रोका क्योंकि सुमति जो है वह गंडे बांटने के लिए दूर गांव के रास्ते के दूर गांव के यजमानों के यहाँ चला जाता था, जिसमें समय ज़्यादा लगता था। इसीलिए लेखक ने उसे रोका था कि आप पड़ाव के आसपास यजमानों के पास ही गंडे बांटने के लिए जाएं। ठीक है ना। लेकिन जब वो सेकर बिहार में पहुंचता है तो उसे 103 भारी भरकम पुस्तकें मिल जाती हैं। तो लेखक उन पुस्तकों को पढ़ना चाहता है, जिसके लिए उसे समय की आवश्यकता है। इसीलिए वह सुमति को दोबारा यजमानों के यहाँ जाने से नहीं रोकता है। ठीक। अब आइए हम देखते हैं इस पाठ का दूसरा और पाठ का 5वां प्रश्न। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अनेकों कठिनाइयाँ ही आपने पाठ में पढ़ा है। देखिए, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को बीहड़ स्थानों से गुजरना पड़ा। उसे 16-17 हज़ार फीट के ऊंचे पर्वतों को लांघना पड़ा और ऐसे स्थानों से भी जाना पड़ा उसे जहां डाकू बिना बात के ही खून कर देते थे। क्योंकि आपने देखा कि डाकू पहले मार देते थे, उसके बाद टटोलते थे कि आपके पास कुछ है या नहीं है। ठीक ना। और तिब्बत में विचित्र मौसम को भी उसे झेलना पड़ा। विचित्र मौसम में आपने देखा होगा कि जहाँ लेखक ने कहा था कि चेहरे पर धूप पड़ रही होती है, वह स्थान तो चेहरे का, शरीर का जलने लगता है। लेकिन वहीं अगर उसी समय शरीर के किसी हिस्से पर छाया पड़ रही होती है तो वह बर्फ़ के समान ठंडा हो रहा होता है। ठीक है ना। और लेखक को अपना सामान अपनी पीठ पर उठा करके बीहड़ में पैदल यात्रा भी करनी पड़ी थी। तो पैदल यात्रा करना, डाकुओं का सामना करना, धूप और शीत या छाँव का सामना करना, बीहड़ स्थानों से गुजरना, 16-17 हज़ार फीट ऊंचे पर्वत को लांघना, इन सब कठिनाइयों का लेखक को सामना करना पड़ा था। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 5वें प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को आसानी से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम आज का तीसरा और पाठ का 6ठा प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। देखिए, आपने कहानी पढ़ा है तो कहानी की दृष्टि से हम देखते हैं तो तत्कालीन जो तिब्बत का समाज था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर जातिपात, छुआछूत या पर्दा प्रथा नहीं थी। क्योंकि आपने देखा है कि वहाँ औरतें पर्दा नहीं करती थी।
अपरिचित अतिथि को भी वो रुकने का अवसर देते थे। जैसे आपने देखा कि वो लोग जो हैं भिखारियों की 2 कोट किए थे, 2 कोट में उन्होंने बांट दिया था, और जो निम्न कोटि का भिखारी होता था उसे तो कम सम्मान मिलता था, लेकिन जो उससे अच्छा भिखारी होता था, मीडियम कोटि का या अच्छे कोटि का, उसे वो घर के अंदर भी चाय आदि बनाने के लिए जाने देते थे। महिलाएं घर की उसके कहने पर चाय भी बना दिया करती थीं। तो यही है कि वो अपरिचित अतिथियों की भी सेवा करते थे। तिब्बती लोग छंग पीते थे। खुफिया विभाग या पुलिस विभाग पर्याप्त मात्रा में नहीं था, क्योंकि सरकार इन पर ज़्यादा खर्च नहीं कर रही थी। और कुछ लोग अपराधी वृत्ति के भी थे। अपराधी वृत्ति मैंने जैसे डाकू वगैरह थे, वो लाठी की भांति बंदूक लिए घूमते थे। यानी वहाँ हथियार कानून था नहीं, इसलिए जैसे हम लोग यहाँ लाठी डंडा लेकर घूमते हैं, वैसे वहाँ लोग हथियार लेकर या बंदूकें लेकर घूमते थे। और जो बौद्ध थे वो कट्टर थे, क्योंकि बौद्ध धर्म के नाम पर सुमति के नकली गंडों को भी आदर मिलता था। देखा आप लोगों ने कि गंडा यानी वह कपड़ा होता है जो लेखक बोध गया से लेकर के गया हुआ था, लेकिन वो कपड़े ख़त्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो उसमें गांठ लगा करके उसको बढ़ाते जा रहे थे। तो मान लीजिए जो कपड़ा लेखक बोधगया से लेकर आया था वो तो असली था, लेकिन जब उसमें गांठ लगा कर उसको बढ़ाता जा रहा था तो वो तो नकली हुआ, डुप्लीकेट हुआ। तो वहाँ नकली गंडों को भी आदर मिलता था, अर्थात लोग उसे भी असली ताबीज़ मान करके खरीद लिया करते थे। वहाँ जो ज़मीनें थीं वह जागीरों में बटी हुई थीं, और अधिकांश मठों पर कब्जा कर लिया गया था। और जागीरदार जो हैं वह मज़दूरों से बेगार में काम करवाते हैं, अर्थात लोगों से काम करवा लेते हैं और उन्हें पर्याप्त मजदूरी भी नहीं देते हैं। ठीक है ना। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और बेल आइकन दबा दें, बेल आइकन से तुरंत आपके पास सूचना मिल जाएगी वीडियो अपलोड होते ही। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके हमें यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आइए अब हम इस पाठ का चौथा और पाठ का अंतिम प्रश्न देखते हैं। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। कहानी आपने पढ़ी है, पाठ पढ़ा है आपने, तो एक वाक्य आया है पाठ के अंत में कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, अर्थात लेखक जब उस विहार के मंदिर में पहुंचता है सेकर में, तो उसे 103 भारी भरकम हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थी। तो इसीलिए उनको देखकर लेखक कह रहा है अब मैं अब पुस्तकों के भीतर था। तो देखिए यहाँ 4 खंड दिए गए हैं, इनमें से कौन सा खंड सही है आपको ये बताना है। तो आइए हम पहला खंड इसका देखते हैं। का खंड कह रहा है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, यानी मैं पुस्तकों के भीतर था। इस वाक्य को, इन चारों में से इस वाक्य के भाव को कौन से वाक्य व्यक्त कर रहे हैं। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया हो सकता है, क्योंकि गुम हो गया, खो गया पुस्तकों में, तो पुस्तकों के भीतर हो गया, संभव है। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, ये असंभव है, अर्थात ये खा खंड इसका उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है ना। गा देखते हैं। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं, यानी 103 पुस्तकें थीं, तो क्या लेखक ने चारों तरफ पुस्तकें फैला दी थी? ऐसा भी नहीं था। तो वहाँ इसको एक हस्तलिखित पुस्तकें केवल मिली थी, ये भी सही नहीं है। घा खंड है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पुस्तक में जो भी कहानियाँ लिखी रही हों, तो ये चौथा भी गलत है, तीसरा भी नहीं होगा और दूसरा खा खंड भी नहीं होगा। तो निश्चित है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, ये का खंड सही होगा। ठीक है बच्चों।
बस इस पार्ट में इतना ही। वीडियो को देख करके आप नोट्स बनाते रहिएगा और इसे लर्न करते रहिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की किसी दिक्कत का, किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। बस इसमें इतना ही। थैंक यू।